हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में यहाँ जिक्र कर रहे हैं। सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान एक बहुत ही विस्तृत संविधान, लिखित संविधान है और भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार है। भारतीय संविधान की पहली विशेषता यह है कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकायदा लिखा गया है, इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389। 389 सदस्यों में से 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। इसी के साथ साथ 33 SC ST के सदस्य भी भारतीय संविधान में की जो संविधान सभा है उसमें शामिल थे। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था तो अंत में 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए, 284 कैंडिडेट ने ही सिग्नेचर किए थे। उस समय सिग्नेचर करने वालों में जो पहले व्यक्ति थे, पहला जो सिग्नेचर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसी के साथ साथ अंतिम सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। भारतीय संविधान के निर्माण में काफ़ी समय लगा है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। नेक्स्ट, लिखित होने के साथ साथ भारत का संविधान विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान बहुत ज़्यादा लेंथी है, विस्तृत है। ऐसा क्यों कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है? क्योंकि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद के साथ साथ भारतीय संविधान में 22 भाग मौजूद हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का भी जिक्र किया गया है। अगर हम मूल संविधान का जिक्र करें तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई है, संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। भारतीय संविधान में अनेक संशोधन भी हुए हैं। अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आंसर हमारा 8 रहेगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के बारे में अपने तर्क दिए हैं, अपनी टिप्पणी दी है। उन्हीं में सर आइवर जोनिंग्स है। सर आइवर जोनिंग्स कहते हैं कि भारतीय संविधान संसार में सबसे लंबा तथा विस्तृत संविधान है। आइवर जोनिंग का मानना है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा तथा विस्तृत संविधान भारत का संविधान है। इसी के साथ साथ डॉक्टर पायली ने भी भारतीय संविधान के बारे में टिप्पणी की है। डॉक्टर पायली का मानना है कि भारत का संविधान हाथी का संविधान है। डॉक्टर पायली ने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि भारतीय संविधान क्या है? हाथी का संविधान है, हाथी के समान है, इतना विस्तृत संविधान। तो इस प्रकार से ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है, सैलेंट फीचर्स है कि भारत का संविधान अपने आप में क्या है? विस्तृत संविधान। विस्तृत संविधान के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि भारत का संविधान अनेक स्रोतों से लिया गया संविधान है।
भारत के संविधान में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो कि अलग अलग देशों से ली गई है। इसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जिक्र आता है। भारतीय संविधान से सबसे ज़्यादा विषय अगर किसी सोर्स से लिए गए हैं तो उसमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जिक्र आता है। भारतीय संविधान का 60 से 70% जो कंसेप्ट हैं, सोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, वो केवल और केवल भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसी के साथ साथ भारतीय शासन अधिनियम के बाद भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा किसी देश का प्रभाव रहा है तो उसमें इंग्लैंड का जिक्र आता है, ब्रिटेन का जिक्र आता है, क्योंकि ब्रिटेन ने भारतीय संविधान पर भारत पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया है और इस प्रकार से ब्रिटेन का प्रभाव होना भारत की संविधान पर स्वाभाविक है। तो इसलिए भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बाद अगर किसी देश का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा तो उसमें इंग्लैंड का जिक्र आता है, ब्रिटेन का जिक्र आता है। ब्रिटेन से बहुत सारे विषय भारतीय संविधान में लिए गए हैं, चाहे वो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, कानून का शासन है, और भी बहुत सारे विषय भारतीय शासन में इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं। इसी के साथ साथ अमेरिका के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर रहा। अमेरिका से भी भारतीय संविधान में हमने मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट लिया है। यहाँ तक कि प्रियम्बल भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये कंसेप्ट भी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अमेरिका के साथ साथ सोवियत संघ के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर रहा। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये कंसेप्ट भारतीय संविधान में सोवियत संघ के संविधान से लिया है। सोवियत संघ के साथ साथ कनाडा के संविधान से भी भारतीय संविधान में अनेक विषय ऐड किए गए हैं। कनाडा के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर रहा। जर्मनी के वाइमर संविधान का प्रभाव भी रहा। जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान में हमने आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का सस्पेंड होना है, स्थगन होना है, ये कंसेप्ट भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया। तो इस प्रकार से जर्मनी के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर रहा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान पर रहा। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान में हम जो आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन करते हैं 3 प्रकार से, ये कंसेप्ट भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर रहा। आयरलैंड से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, जो कि भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में जिनका जिक्र है। इसी के साथ साथ फ्रांस के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर रहा। फ्रांस से भी हमने बहुत सारे विषय लिए हैं। अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में जो बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता के शब्द का जो प्रयोग किया गया है, जो कि हमने फ्रांस की क्रांति से लिए। तो इस प्रकार से फ्रांस के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर रहा। और इसके साथ साथ जापान के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर रहा है। जापान से भी हमने अनेक विषय भारतीय संविधान में लिए हैं। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की एक परिभाषा है, एक विशेषता ये भी है कि भारत का संविधान लचीला व कठोर है। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर है, बल्कि दोनों का क्या है, मिश्रण है, ये भी कहा जाता है। लचीला किस प्रकार से है? लचीला इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान में अनेक ऐसे अनुच्छेद भी हैं जिनमें हम आसानी से बदलाव कर सकते हैं, आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ऐसे विषय भी हैं जिनमें हम आसानी से बदलाव नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि उनमें अगर हम बदलाव करना चाहें तो प्रक्रिया क्या है, कठोर है। जैसे कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 है, 368 के द्वारा हम 2 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, और मूलतः संविधान में हम 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा, संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा। तो भारतीय संविधान में जो पहली हमारी सूची है, या पहला जो हमारा कंसेप्ट है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, ये प्रक्रिया क्या है, लचीली प्रक्रिया है, आसान है। जैसे कि नए राज्य का निर्माण करना है, अगर भारतीय संविधान में कोई नए राज्य का निर्माण करना है या पुनर्गठन करना है, राज्य की बाउंड्री में घटाव बढ़ाव करना है, राज्य का नाम परिवर्तन करना है, नाम बदलना है, ये सारी प्रक्रिया क्या है, लचीली है, आसान है, सिंपल है।
तो इस प्रकार से भारत का संविधान क्या है, लचीला है। नागरिकता संबंधी किसी विषय में बदलाव करना है, परिवर्तन करना है। संसद की सहमति से विधान परिषद की स्थापना करनी है, या किसी राज्य में पहले से विधान परिषद है उसको सस्पेंड करना है, समाप्त करना है। ये प्रक्रिया भी क्या है, आसान है, लचीली है। राष्ट्रभाषा संबंधी विषय, राष्ट्रभाषा संबंधी किसी विषय में परिवर्तन करना है, अमेंडमेंट करना है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में बदलाव करना है। ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या है, लचीली है, आसान है, सिंपल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान क्या है, लचीला है। दूसरी तरफ भारत का संविधान कठोर भी है। ऐसे कौन कौन से विषय हैं, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत का संविधान क्या है, लचीला नहीं है बल्कि कठोर है। जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग, राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो ढंग है, उसमें अगर हमें किसी प्रकार का बदलाव करना है तो ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा क्या है, कठोर है, आसान नहीं है। क्योंकि इसमें संसद के साधारण बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति में अगर हमें विस्तार करना है तो ये प्रक्रिया भी कठोर है, आसान प्रक्रिया नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, 7वीं अनुसूची में बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, तो ये प्रक्रिया क्या है, कठोर प्रक्रिया है। संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया है। संशोधन में आर्टिकल 368 में भी अगर हमें संशोधन करना पड़े तो ये प्रक्रिया भी क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर है। अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा संशोधन की प्रक्रिया ये कहती है कि अनुच्छेद 368 में भी हम संशोधन कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया भी क्या है, कठोर प्रक्रिया है। शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य की संवैधानिक शक्तियों का अगर विभाजन करना है, पावर का डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यह प्रक्रिया भी क्या है, कठोर प्रक्रिया है, आसान प्रक्रिया नहीं है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारत का संविधान संघात्मक तथा एकात्मक का मिश्रण है। भारत का संविधान ऐसा भी है कि संघात्मक है और एकात्मक भी है। संघात्मक से हमारा अभिप्राय है कि जिसमें शक्तियाँ अलग अलग इकाइयों में बंटी हुई हो, जैसे कि केंद्र और राज्यों में अलग अलग शक्तियाँ बंटी हुई है। एकात्मक से हमारा अभिप्राय है कि सारी की सारी शक्तियाँ एक इकाई में हो, शक्तियाँ अलग अलग इकाइयों में बंटी हुई नहीं होती, तो वह एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। संघात्मक व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है कि शक्तियाँ बंटी हुई है, और भारतीय संविधान में भी भारत का संविधान संघात्मक है, फेडरल है, क्योंकि हमारे यहाँ शक्तियाँ बंटी हुई है 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में आरंभ में 97 विषय हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं। इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो कि पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। इन विषयों पर कानून राज्य विधानमंडल बना सकती है, राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय हैं। इन विषयों पर कानून दोनों ही बना सकते हैं, यानी कि संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल ही बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उस समय कानून संसद का मान्य होगा, केंद्र का मान्य होगा। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं संघात्मक सरकार की विशेषता है कि शक्तियाँ अलग अलग बंटी हुई है। दूसरी तरफ हमारी एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं कि भारत का संविधान क्या है, संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है। एकात्मक कैसे है, जब भी आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, जिस आपातकाल का जिक्र भाग 18 अनुच्छेद 352, 356, 360 में है। आपातकाल जब भी लगता है तो भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक हो जाता है। तो ये विशेषता भारत का संविधान क्या है, संघात्मक के साथ साथ है, एकात्मक भी है। इसके अलावा अगर आपातकाल नहीं है, साधारण परिस्थितियों में भी अनेक ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि भारतीय संविधान में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 249 है। आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्यसभा
किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझे तो उस समय राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि संसद बनाएगी। राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है कि ये राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उस समय राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि संसद बनाएगी। इसके अलावा विदेशी संधि कर रहे हैं, अगर हम किसी दूसरे देश के साथ संधि अथवा समझौता कर रहे हैं उस समय भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना अनिवार्य हो जाए, जरूरी हो जाए, तो उस समय भी राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल नहीं बनाती है। इसके अलावा दो या अधिक राज्यों की प्रार्थना पर 2 या 2 से अधिक राज्य खुद रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें कि ये राज्य सूची का विषय है, आप इस पर कानून बनाएं, उस समय भी राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाते हैं। लेकिन इसमें संसद उसी राज्य से संबंधित कानून बनाती है जिस राज्य ने रिक्वेस्ट की है।